बैठिए तेजी से। अरे बात मत करिए, बैठिए। बैठ गए दोस्त, बैठ जाइए। पिछले क्लास में आप सब जिनको जिनको नौकरी करना है कृपया करके मुंह बंद कर लीजिए। तो कहां तक हुआ था? कहा तक हुआ था? बड़ा फटा होगा, टेरिडो फाइटा। चलिए दोस्तों, थैलोफाइटा हम लोग पढ़ लिए थे। नहीं नहीं, ओ माय गॉड, बैक्टीरिया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया याद आ गया। चलिए, बहुत लोग अफसोस में है 2 दिन क्लास नहीं हुआ। चलिए, क्लास लगातार होगा, क्लास के लिए टेंशन है। जल्दी आइए, बैठिए तेजी से। वो हमारे एक दोस्त का उपनयन संस्कार था, उसी में हिस्सा ले रहे थे। बैक्टीरिया के बारे में हम लोग ये समझ चुके हैं कि यह वायरस की तरह नहीं है। बैक्टीरिया सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया पृथ्वी का पहला कोशिका से बना सजीव है। और बैक्टीरिया मानव समुदाय को, पृथ्वी के वातावरण को लाभ भी पहुंचाते हैं और हानि भी पहुंचाते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले कई लाभों की चर्चा हम लोग किए थे कि बैक्टीरिया के बिना डेयरी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगा, क्योंकि दही, पनीर, मक्खन ये सब बनाने में बैक्टीरिया की अहम भूमिका है। बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक दवाएं बनाए जाते हैं। वर्तमान के 90% से भी ज्यादा एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से ही बनाए जाते हैं। एंटीबायोटिक वे दवाएं हैं जो बैक्टीरिया से बनते हैं और बैक्टीरिया को ही मारते हैं। ए डियर फ्रेंड, काइल भी लगा रहे हैं गेट पर। आने दीजिए, सबको आने दीजिए। जो जहां बैठे थे सब बैठिए ना, जा करके बैठने दीजिए सबको।
तो बैक्टीरिया के कई लाभों की चर्चा किए थे कि बैक्टीरिया का इस्तेमाल डेयरी इंडस्ट्री में किया जाता है। बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक दवाएं बनाए जाते हैं। बैक्टीरिया वातावरण में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। बैक्टीरिया वातावरण में डीकंपोजर अपघटक का कार्य करते हैं, जिससे पर्यावरण साफ सुथरा बना रहता है। बैक्टीरिया हमारे आंत में भी रहते हैं, बड़ी आंत में, जो अपच भोजन के सूक्ष्म जीवों को खाकर हमें कई तरह के बीमारियों से बचाते हैं। बैक्टीरिया घास खाने वाले जीवों के भी आमाशय में पाए जाते हैं और उन्हें सेलुलोज को पचाने में मदद करते हैं। बैक्टीरिया के कई फायदों का हम जिक्र कर लिए थे, लेकिन बैक्टीरिया से कई हानि भी है, मानव समुदाय को भी और पृथ्वी के पर्यावरण को भी। आज हम उन हानियों पर जिक्र करेंगे। बैठिए ना, गजब स्थिति है। 4 घंटा जो बैठ नहीं सकता वो 10 घंटा कैसे पेट्रोलिंग करेगा गाड़ी पर बैठ के। और वो में पुलिस का गाड़ी का स्थिति ठीक ठाक नहीं रहता। तो आज हम बैक्टीरिया से होने वाले फायदों का जिक्र करेंगे। सभी लोग शांत रहिए, गंभीर रहिए, क्योंकि केवल पढ़ने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। पढ़कर उन सारे चीजों को याद करना पड़ेगा और उन पर आधारित प्रश्नों को इस तरह से याद करना पड़ेगा कि उसका उत्तर होंठ पर हो। उत्तर आपको जीभ पर भी है तब भी नौकरी नहीं होने वाला है, उत्तर होंठ पर होनी चाहिए, होंठ पर। पहला, बैक्टीरिया के हार्मफुल एक्टिविटीज पर आज हम गौर करने वाले हैं कि बैक्टीरिया से क्या हानियां है मानव समुदाय को। वीडियो प्रॉब्लम है जी, सही चल रहा है ना? कुछ लड़का कर रहा वीडियो में ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। अच्छा, बोर्ड ब्लैक है दोस्तों, अब इस पे वाइट दिखा रहा होगा। तो आज हम बैक्टीरिया के हार्मफुल एक्टिविटीज पर चर्चा करने वाले हैं। हार्मफुल एक्टिविटीज, सबसे पहला कि आप ये जानते हैं कि हमें बासी भोजन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बासी भोजन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छे नहीं होते हैं। उनको अगर आप खा लें तो फूड पॉइजनिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो बासी भोजन या लंबे समय तक जो भोजन रखा हुआ है वो कुछ समय बाद खाने के लिए उपयुक्त नहीं रहते हैं, क्योंकि वे हार्मफुल हो जाते हैं। ऐसे भोजन को करने से शरीर फूड पॉइजनिंग की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं, उसके बाद लगातार उल्टियां होने लगते हैं। तो वो जो हमारे भोजन खराब होते हैं, भोजन जो हार्मफुल बन जाते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे भोजन को क्या बनाता है? विषाक्त बनाता है। बैक्टीरिया हमारे भोजन को विषाक्त बनाता है, यानी कि हार्मफुल बनाता है। बैक्टीरिया के ही एक्टिविटी के कारण भोजन खाने के लिए उपयुक्त नहीं रह जाते हैं। बासी भोजन को जो खाकर आप फूड पॉइजनिंग से ग्रसित होते हैं, उसका कारण क्या है? बैक्टीरिया। भोजन को विषाक्त बनाने वाला सूक्ष्म जीव कौन है? बैक्टीरिया। और यहां पर हमें उन बैक्टीरिया का नाम जानना होगा जो बैक्टीरिया भोजन को विषाक्त बनाने का कार्य करते हैं, टॉक्सिक बनाने का कार्य करते हैं। तो वो 2 बैक्टीरिया आपको याद रखना पड़ेगा। एक है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस,
और कोले एस्ट्रीडियम। कोले ये बैक्टीरिया के नाम है। स्ट्रेप्टोकोकस, इसके नाम में कोकस लगा हुआ देख रहे हैं ना, मतलब यह बैक्टीरिया का आकार कैसा है, गोल है। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, कोलेस्ट्रीडियम ऐसे बैक्टीरिया हैं जो भोजन को क्या बनाते हैं, विषाक्त बनाते हैं। लंबे समय तक रखा भोजन खाने के लिए उपयुक्त नहीं रह जाते हैं। किस सूक्ष्म जीव के गतिविधियों के कारण बैक्टीरिया लंबे समय तक रखे भोजन, अब ये नहीं कि ये फ्रिज में रखा हुआ है, वो तो खराब नहीं होता है। फ्रिज में निम्न तापमान होते हैं और निम्न तापमान पर बैक्टीरिया अपनी संख्या को बढ़ा नहीं पाते हैं, इसलिए फ्रिज में लंबे समय तक भोजन सुरक्षित बना रहता है। लेकिन बाहर में लंबे समय तक जो भोजन रखा रहता है वो भोजन खाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं और उस खाना को खराब करता है बैक्टीरिया। और दो प्रमुख बैक्टीरिया है जो केवल और केवल भोजन को पॉइजनस बनाने का काम करते हैं, विषाक्त बनाने का काम करते हैं। एक बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। कौन बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस। और दूसरा का नाम है कोलेस्ट्रीडियम। स्ट्रेप्टोकोकस और कोलेस्ट्रीडियम, क्लियर हो गया। अब देखिए नाम याद रखने में दिक्कत हो सकता है, तो जब याद करने में दिक्कत हो, नाम पढ़ने में दिक्कत हो, तो उसको आंखों से याद करिए, ठीक है। उसको लाइन मार मार कर देखिए कि यही वो बैक्टीरिया है जो भोजन को विषाक्त बनाता है। और जब आप लंबे समय तक सिर्फ देखिएगा, इस नाम को देखते देखते याद हो जाएगा, परीक्षा में क्लियर हो जाएगा, हाँ इसी को देखे थे, यही था। तो जब याद आपको ध्वनि के साथ ना हो, आपके मस्तिष्क को याद ना हो, पढ़ने में दिक्कत हो, तो ऐसे नामों को आप आंखों से देख देख कर याद कर सकते हैं। इतनी बार इसको देखिए कि आंखों से ओझल ही ना हो, जब आंखों के सामने आ जाए तो आपको पता चल जाए अच्छा यही देखे थे, सियालो ही था, उसमें भी क्लोस्ट्रीडियम है, स्ट्रेप्टोकोकस है जो भोजन को क्या करता है, विषाक्त करता है। पहली हार्मफुल एक्टिविटीज। अभी इसका एक दो उदाहरण आप और समझ लीजिए कि अभी गर्मी का समय है, अभी भोजन जल्दी खराब हो जाते हैं और ठंड के मौसम में अपेक्षाकृत उतने जल्दी भोजन खराब नहीं होते हैं जितने गर्मी में, जितने तेजी से गर्मी में होते हैं। इसका कारण क्या है, कारण यह है दोस्तों कि निम्न तापमान पर जीवाणु अपनी संख्या को बढ़ा नहीं पाते हैं। जो जीवाणु भोजन को विषाक्त करने का काम करते हैं वे जीवाणु निम्न तापमान पर अपनी संख्या को बढ़ा ही नहीं पाते हैं, निम्न तापमान पर वो निष्क्रिय बने रहते हैं। और निम्न तापमान पर जीवाणु संख्या नहीं बढ़ा पाते हैं, निम्न तापमान पर जीवाणु निष्क्रिय बने रहते हैं, इसलिए निम्न तापमान पर यानी कि ठंडे के मौसम में भोजन जल्दी खराब नहीं होते। लेकिन वहीं अभी गर्मी है, अभी भोजन जल्दी खराब होगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में बैक्टीरिया बहुत तेजी के साथ अपनी संख्या को बढ़ाता है और पूरी तरह से वो एक्टिव रहता है। बहुत तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाने के कारण और पूरी तरह से गर्मी में सक्रिय रहने के कारण गर्मी में हमारा भोजन जल्दी खराब होता है। तो ठंडी के मौसम के तुलना में गर्म मौसम में भोजन जल्दी खराब होते हैं, क्योंकि गर्म मौसम में बैक्टीरिया पूरी तरह से सक्रिय रहता है और तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाता है, तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाता है। बैक्टीरिया के दूसरे हार्मफुल एक्टिविटीज पर आइए। पहला हार्मफुल एक्टिविटीज देख लिए कि बैक्टीरिया भोजन को विषाक्त बनाते हैं। कोलेस्ट्रीडियम और स्ट्रेप्टोकोकस दो समान बैक्टीरिया है। कोलेस्ट्रीडियम और स्ट्रेप्टोकोकस दो समान बैक्टीरिया हैं जो भोजन को विषाक्त बनाने के कार्य करते हैं, विषाक्त बनाने के कार्य करते हैं। दूसरी हार्मफुल एक्टिविटीज को समझिए। आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ लिए थे। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया था जिसमें जीवाणु वातावरण के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में कन्वर्ट कर मिट्टी में मिला दिए थे। लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन का ठीक उल्टा होता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन
हिंदी में इसे कहते हैं विनाइट्रीकरण। यह नाइट्रोजन फिक्सेशन के ठीक उल्टा है। यानी प्रकृति में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन के जो यौगिक रहते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इन सब को तोड़ करके वे किस में बदल देते हैं, और नाइट्रोजन में बदल देते हैं। और नाइट्रोजन में बदलते ही नाइट्रोजन कहां आ जाता है? वायुमंडल में। तो प्रकृति में कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन के जो यौगिक है उसको तोड़कर कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? नाइट्रोजन में। और जैसे ही नाइट्रोजन बनता है ये मिट्टी से निकलकर कहां आ जाता है? वायुमंडल में। और इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में कन्वर्ट करने की भी जिम्मेदारी जीवाणुओं पर है। लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे भी हैं जो मिट्टी में पाए जाने वाले नाइट्रोजन के यौगिक को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। मिट्टी में जो नाइट्रोजन के यौगिक है इसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर वायुमंडल में छोड़ना ही क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण। और ये हार्मफुल एक्टिविटीज न हुआ, इससे हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होगी? कम होगी। मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होगी? कम होगी। अब ये कौन से बैक्टीरिया हैं जो विनाइट्रीकरण का कार्य करते हैं? तो दो प्रमुख बैक्टीरिया आपको याद रखना पड़ेगा। एक है सीडोमोनास का पी साइलेंट रहता है। दूसरा है थायोबेसिलस। सीडोमोनास और थायोबेसिलस जो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कौन से कार्य करते हैं? विनाइट्रीकरण का कार्य करते हैं। विनाइट्रीकरण के फलस्वरूप मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट जाती है, क्योंकि मिट्टी के जो नाइट्रोजन के यौगिक है वे नाइट्रोजन में टूटकर वायुमंडल में आ जाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो बैक्टीरिया हमारे भोजन को विषाक्त बनाते हैं। बैक्टीरिया वातावरण में डीनाइट्रिफिकेशन का कार्य करते हैं, और डीनाइट्रिफिकेशन का कार्य करने वाले बैक्टीरिया को विनाइट्रीकारी बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनाइट्रीकारी बैक्टीरिया। सीडोमोनास विनाइट्रीकारी बैक्टीरिया है। थायोबेसिलस विनाइट्रीकारी बैक्टीरिया है। वहीं राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु था। राइजोबियम कैसा था? नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु था। वे प्रकृति के अच्छे बैक्टीरिया हैं जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते थे। लेकिन ये सीडोमोनास प्रकृति के खराब बैक्टीरिया हैं, बुरे बैक्टीरिया हैं, क्योंकि ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं? कम करते हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं? कम करते हैं। क्लियर बात समझे? तो बैक्टीरिया आपके भोजन को क्या बना दिया? विषाक्त। विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन समझे कि न समझे? अब तीसरा हानिकारक बैक्टीरिया के तीसरे हार्मफुल एक्टिविटीज। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिसमें नाम है एस्पायरो कीट साइटोफाज। बैक्टीरिया का नाम याद रखना पड़ेगा। एस्पायरो कीट साइटोफाज। ये दो बैक्टीरिया का नाम नहीं है, बल्कि एक ही बैक्टीरिया का नाम है एस्पायरो कीट साइटिफाज। एस्पायरो कीट साइटिफाज ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये बैक्टीरिया का काम है रुई के रेशे को नष्ट कर देना। आपके तकिया में देखे होंगे रुई होता है, और वह रुई 1 साल बाद 2 साल बाद पाउडर बन जाता है। अगर बैक्टीरिया ज्यादा है तो बहुत जल्द वो सारा क्या बन जाएगा? पाउडर बन जाएगा। बैक्टीरिया रुई को खराब कर देते हैं। रुई को खा कर तोड़ कर उसके रेशे को तोड़ कर उसके पाउडर के समूह बना देते हैं दोस्तों। एस्पायरोकीट साइटिफाज। एस्पायरोकीट साइटिफाज वो बैक्टीरिया है जो रुई के रेशे को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। रुई के रेशे को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। और चौथी हार्मफुल एक्टिविटीज
कि बैक्टीरिया जो हैं उनसे न सिर्फ एंटीबायोटिक दवाएं बनाए जाते हैं, बल्कि प्रकृति में कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभाव को क्या करने में सक्षम है, नष्ट करने में सक्षम है। ऐसे भी बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक दवाओं के असर को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। तो बैक्टीरिया के कई हार्मफुल एक्टिविटी है। बैक्टीरिया भोजन को विषाक्त बनाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस और कोलेस्ट्रीडियम ऐसे बैक्टीरिया है जिसका काम भोजन को विषाक्त बनाना है। बैक्टीरिया डिनाइट्रिफिकेशन के कार्य करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होती है, घट जाती है। बैक्टीरिया रुई के रेशे को नष्ट करते हैं। रुई के रेशे को नष्ट करने वाला बैक्टीरिया कौन है, स्पायरोकिटसाइटिफाज। स्पायरोकिटसाइटिफाज बैक्टीरिया जो है क्या कर रही थी जी, आए गजब स्थिति। खड़ा हो जाओ, तुम पूछते चार को परस, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। एडमिशन ले ली है, सच सच बोलो। आए हाइट न पाई है, कितना हाइट, अच्छा बैठ जाओ। पढ़ने वाली तो आइए, नहीं तो क्या पूछेंगे, ठीक है। स्पायरोकिटसाइटिफाज। अब बैक्टीरिया की जो सबसे बड़ी हार्मफुल एक्टिविटीज है, सबसे बड़ी हार्मफुल एक्टिविटीज कि बैक्टीरिया पौधे में भी रोग फैलाते हैं, अब बैक्टीरिया जंतु में भी रोग फैलाते हैं। बैक्टीरिया पौधे में भी रोग फैलाते हैं और बैक्टीरिया जंतु में भी रोग फैलाते हैं। लेकिन यहां पर भी इस बात को याद रखना कि जो बैक्टीरिया पौधे में रोग फैलाते हैं वो बैक्टीरिया केवल पौधे में ही रोग फैला सकते हैं। जंतु उसके संपर्क में आएगा तो जंतु में वो रोग फैलाने लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बैक्टीरिया जंतु मानव के शरीर में भी रोगों को फैलाते हैं, और मानव के शरीर में जो रोगों को फैलाते हैं, मानव के शरीर में जो रोगों को फैलाते हैं वे केवल मानव के शरीर या अन्य जंतु में ही रोग फैलाने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, पौधे में नहीं। बैक्टीरिया पौधे में भी रोगों को फैलाते हैं और बैक्टीरिया जंतु में भी रोगों को फैलाते हैं। बैक्टीरिया के कारण पौधे में कौन कौन से रोग होते हैं, एक बार पढ़िए आप। फरहुन जी पढ़ लिए, देख लिए। उन सब रोगों को क्या करना है, याद करना है, केवल रोगों को याद करना है। नींबू में कैंकर रोग किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। सेब और नाशपाती में अग्नि निर्जा रोग किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। गन्ने में लाल धारी रोग किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। चावल में अंगमारी रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। गेहूं का टुंडू रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। बंदा गोभी में काला बिलगन रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। आप आपको पौधे के रोग को सिर्फ याद रखना कि यह बैक्टीरिया के कारण होता है। और पौधे की एक बड़ी खासियत यह है दोस्तों कि पौधे में किसी भी बीमारी में, किसी एक बीमारी में पौधे के कई अंग प्रभावित हो जाते हैं। कोई एक रोग होने पर पौधे के कई अंग प्रभावित हो सकते हैं, और कभी कभी पौधों में कई रोग होने पर केवल एक अंग प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि रोगों का असर जिस रूप में जंतुओं के शरीर में होता है उसी रूप में रोगों का असर पौधों के शरीर में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
पौधे में कोई एक रोग में पौधे के कई सारे अंग प्रभावित हो सकते हैं, जड़ भी, तना भी, पत्ती भी, फल भी, फूल भी। रोग हुआ है मात्र एक, लेकिन उसका प्रभाव सारे अंगों पर पड़ जाता है। और कभी कभी यह भी देखा गया है कि पौधे में एक साथ 3-4 रोग है, लेकिन प्रभावित है केवल एक अंग। तो इसीलिए पौधे के संदर्भ में आपको यह नहीं पूछा जाएगा कि इस रोग में पौधे में क्या होता है। सीधा प्रश्न आता है दोस्तों कि आलू का बिल्ट रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। गन्ने का लालधारी रोग किसके कारण? जीवाणु के कारण। चावल का अंगमारी रोग जीवाणु के कारण। तो जीवाणु के कारण पौधे में होने वाले प्रमुख रोग जो है वो आपको याद कर लेना है। वायरस वाला तो याद हो गया होगा, याद हो गया है, वायरस वाला सच में याद हो गया है। मोजाइक रोग किसके कारण है? मोजाइक रोग था आलू में। कौन सा रोग था वायरस कारण? लीफ रोल आलू में। टमाटर में वायरस कारण कौन सा रोग? लीफ कर्ल। टमाटर में लीफ कर्ल। ठीक उसी तरह भिंडी में वायरस के कारण कौन सा रोग होते हैं? भिंडी में वायरस के कारण येलो भेन मोजाइक यानी कि पीत सिरा मोजाइक। तो वायरस वाला भी फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, बैक्टीरिया वाला भी फिर से याद कर लीजिएगा। बात समझ गए? तो बैक्टीरिया जंतु में भी रोग फैलाते हैं, और जंतुओं से, जंतु या मानव शरीर में जो रोग फैलाते हैं बैक्टीरिया, अब उसको हम थोड़ा विस्तार पूर्वक समझेंगे, क्योंकि मानव के शरीर में बैक्टीरिया के कारण जो रोग होते हैं उनको थोड़ा विस्तार में ले जाकर पूछा जाता है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बैक्टीरिया के हार्मफुल एक्टिविटीज में सबसे महत्वपूर्ण कि बैक्टीरिया हमारे भोजन को विषाक्त बनाते हैं। लंबे समय तक भोजन खाने के योग्य जो नहीं रह जाते हैं वे बैक्टीरिया के प्रभाव के कारण ही। बैक्टीरिया प्रकृति में डीनाइट्रिफिकेशन का कार्य करते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति में क्या आती है? कमी आती है। बैक्टीरिया रुई के रेशे को भी क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं के असर को भी क्या करता है? कम करता है। बैक्टीरिया पौधे में भी रोग फैलाते हैं, बैक्टीरिया जंतु में भी रोग फैलाते हैं, और बैक्टीरिया मानव शरीर में तो रोग फैलाते ही फैलाते। अब मानव शरीर में कौन कौन से महत्वपूर्ण रोग हैं जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, आइए उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह समझ लेना है कि बैक्टीरिया के द्वारा मानव शरीर में जो रोग होते हैं, बैक्टीरिया के कारण मानव शरीर में जो रोग होते हैं वो वायरस के इतने खतरनाक नहीं होते हैं दोस्तों। वायरस के द्वारा होने वाले रोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रवृत्ति के रोग होते हैं। कईयों का तो अब भी इलाज नहीं उपलब्ध है। लेकिन बैक्टीरिया के कारण जो रोग होते हैं मानव के शरीर में, वे जानलेवा नहीं होते हैं, खतरनाक नहीं होते हैं। उनका दवाइयों के द्वारा 100% इलाज किया जाना संभव है। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग घातक क्यों नहीं होते हैं? उसका कारण यह है कि बैक्टीरिया के रोगों पर एंटीबायोटिक दवाओं का पूरा असर होता है। बैक्टीरिया के द्वारा मानव शरीर में जो रोग होते हैं उस रोग पर एंटीबायोटिक दवाओं का पूरा असर होता है, और एंटीबायोटिक दवाओं का पूरा असर होने के कारण ही बैक्टीरिया के रोगों का पूर्ण निदान संभव है। वर्तमान समय में बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग तभी खतरनाक होता है जब बीमारी हो जाए और उसका इलाज ही ना करवाया जाए, तब तो मरेगा ही आदमी। लेकिन 100 समय डॉक्टर के पास आप पहुंच गए तो डॉक्टर उचित एंटीबायोटिक दवाओं के जरिए बैक्टीरिया वाले रोगों का पूर्ण इलाज करने में सक्षम होता है। वर्तमान समय में बैक्टीरिया के द्वारा जो भी रोग होते हैं सबका इलाज संभव है, 100% इलाज संभव है। बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों को जड़ से समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोगों पर एंटीबायोटिक दवाओं का पूरा असर होता है। जिस तरह वायरस के रोग पर
दवाई नहीं टीका प्रभावी होते हैं, उसी तरह जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग पर टीका नहीं बल्कि एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावी होती। वायरस के द्वारा होने वाले रोग पर एंटीबायोटिक दवाओं का कोई असर, लेकिन टीकों के माध्यम से उन रोगों से पूरी तरह से हम छुटकारा पा सकते हैं। वर्तमान समय में हम जो पोलियो से बचते हैं, रेबीज से बचते हैं, किसके द्वारा? टीकों के द्वारा। टीका का असर वायरस के द्वारा होने वाले रोगों पर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जीवाणु के द्वारा होने वाले रोगों पर टीके उतने असरदार नहीं होते हैं। जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग से संबंध में जो भी टीका बनाए गए हैं वो भी टीका 60 से 70% ही सुरक्षित है। लेकिन बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोगों पर एंटीबायोटिक दवाओं का पूरा असर होता है, इसलिए इसका पूर्ण इलाज संभव है। इसलिए ये घातक नहीं होते हैं। घातक केवल एक संदर्भ में होगा कि जब उसका इलाज ही ना कराया जाए। तो आइए दोस्तों, अब समझने का कोशिश करते हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा मानव शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण रोग है ट्यूबरकुलोसिस। इसे टीबी भी कहते हैं और इसे क्षय रोग भी कहते हैं, इसे यक्ष्मा भी कहते हैं, इसे तपेदिक भी कहते हैं, इसे श्वेत प्लेग भी कहते हैं। हिंदी में कई नामों से इसे जाना जाता है, लेकिन अंग्रेजी में केवल एक नाम है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जिसके हिंदी में कई नाम है, क्षय रोग, यक्ष्मा, तपेदिक, श्वेत प्लेग। प्लेग एक अलग बीमारी है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस को श्वेत प्लेग भी कहते हैं और शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा होने वाला रोग कौन है? टीबी। सबसे ज्यादा। अगर भारतीय लोगों को कोई बीमारी सबसे ज्यादा होती है तो वो कौन सा रोग है? टीबी है। टीबी। बीमारियों से जितने लोग मरते हैं भारत में हर वर्ष, उसमें सर्वाधिक संख्या किस रोग से मरने में है? टीबी। प्रत्येक वर्ष भारत में 10 लाख लोग मरते हैं किस बीमारी से? टीबी से। प्रत्येक वर्ष 10 लाख। कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अब आपको ये अचंभित करता होगा कि दवाई उपलब्ध है, बैक्टीरिया वाला रोग है, फिर भी इतने लोग मर रहे हैं। आखिर क्यों मर रहे हैं इतने लोग? आइए दोस्तों, इस बीमारी को हम डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझिए कि टीबी को जो फैलाता है, तो टीबी को कौन फैलाता है? टीबी के रोगी। सबसे पहले पर्यावरण से किसी ना किसी तरह टीबी किसी में प्रवेश किया, उसको टीबी से ग्रसित किया। अब टीबी के जो रोगी हैं वही टीबी को क्या करते हैं? फैलाते रहते हैं। टीबी के रोगी का एक सामान्य सा लक्षण है कि वो छींकते रहते हैं। टीबी के रोगी का सामान्य लक्षण क्या है? छींकते रहते हैं। उसको लगातार छींक आते रहोगे, लगातार, और छींकते रहते हैं, जिसके कारण रोगी के थूक और बलगम के माध्यम से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है जो किसको फैलाता है? टीबी को फैलाता है। तो टीबी, सबसे पहले टीबी का कोई बैक्टीरिया प्रकृति में किसी न किसी कारकों के द्वारा रोगी में प्रवेश किया और उसमें रोगों को फैला दिया। अब रोगी ही इसको फैलाने का कार्य करेंगे। रोगी ही इसको फैलाने का कार्य करेंगे। तो रोगी छींकते रहते हैं और उसके छींक में टीबी का बैक्टीरिया रहता है।
रोगी के छींक के साथ जो थूक और बलगम निकलते हैं उसी में टीबी के बैक्टीरिया रहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये सीधे आ जाते हैं कहां? वायु में। कहां जाते हैं? और वायु के माध्यम से ही यह रोग फैलता है। आपको पहले ही बताया कि जो रोग सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं वे संक्रामक होते हैं। जो रोग सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं वे क्या होते हैं? संक्रामक होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो यह टीबी रोग जो फैलता है स्वस्थ व्यक्ति में किसके माध्यम से? वायु के माध्यम से। तो वायु के माध्यम से यह बैक्टीरिया प्रवेश करेगा। अब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में किसमें प्रवेश करेगा? स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में। और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अगर वायु के द्वारा यह फैल रहा है तो निश्चित ही किस अंग को सबसे पहले प्रभावित करेगा? फेफड़ा को। यानी कहां प्रवेश कर गया? फेफड़ा में। जैसे ही टीबी का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़े में वायु के माध्यम से पहुंचते हैं तो उसके बाद यह बैक्टीरिया आराम से रहेगा। कहां? पता भी नहीं चलेगा आपको, आराम से रहेगा। और 3 महीने तक केवल अपनी संख्या को बढ़ाएगा। 3 महीनों तक केवल संख्या को बढ़ाता है, कोई विशेष लक्षण को शरीर में उत्पन्न होने नहीं देता। लेकिन 3 महीनों तक एक लक्षण के माध्यम से हम टीबी को पकड़ सकते हैं। यानी कि टीबी का एक लक्षण है और वो सबसे प्रधान लक्षण है, वो है 3 महीने तक लगातार हल्की खांसी और रात को हल्का बुखार। अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने तक लगातार हल्की हल्की खांसी हो रही है, लगातार छूट नहीं रहा है, हल्की हल्की खांसी, एकदम हल्की हल्की, और रात में हल्का बुखार आ रहा है, तो निश्चित ही यह किस बीमारी के लक्षण है? टीबी के लक्षण है। 3 महीने तक लगातार हल्की छींक, रात में हल्की बुखार, किस बीमारी के लक्षण है? लेकिन इस लक्षण को आदमी समझ नहीं पाता है। वो समझता है ये सब छींक आम है, आजकल नहीं दिखता कितना धूल है, धूल गया अंदर, इसलिए छींक आ रहा है। आदमी उसको नेग्लेक्ट कर देता है। रात में हल्का बुखार आता है तो वही जो है कोई दवाई ले लिया, पैरासीटामोल खा लिया, उससे भी सोचता है कि हो वैसे हुआ है। और ये मेन लक्षण है किसके? टीबी के। 3 महीने तक हल्की खांसी और रात को हल्का बुखार। बात समझ गए? अब 3 महीने तक हल्की खांसी हल्का बुखार होने के बाद 3 महीने के बाद पूरा असर छोड़ता है यह बैक्टीरिया। जब 3 महीने में ये काफी ज्यादा मात्रा में अपनी संख्या को बढ़ा देगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फेफड़ा खराब हो जाएगा, खांसी जो धीरे धीरे हो रहा है वो बढ़ जाएगा, रात में जो बुखार हल्का हो रहा है वो बढ़ जाएगा, शरीर का वजन घटने लगेगा, थकावट जल्दी आने लगेगी। इन तमाम तरह के लक्षण आ जाते हैं किसमें? टीबी में। और फिर भी अगर हम डॉक्टर से नहीं दिखा रहे हैं तो ये फेफड़ा से चलकर यह बैक्टीरिया कहां पहुंचते हैं? हड्डी में। जब यह बैक्टीरिया हड्डी को प्रभावित कर देता है तब इससे बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी यहां पर आकर इलाज नहीं हुआ तो यह बैक्टीरिया कहां तक पहुंचते हैं? मस्तिष्क में। अब इसका कोई इलाज संभव नहीं है। अब एक ही रास्ता है, क्या? मृत्यु। तो टीबी का इलाज वहीं पर होनी चाहिए जब यह किसको ग्रसित किया हुआ है? फेफड़ा को। अगर यहां पर इलाज शुरू नहीं हुआ तो यह किसको क्षतिग्रस्त करने लगेगा? हड्डी को। यहां पर भी इलाज नहीं है तो ये बैक्टीरिया कहां पहुंच जाते हैं? मस्तिष्क। और उसके बाद हो जाती है रोगी की मृत्यु। लेकिन आपको पहले ही बताए कि बैक्टीरिया के कारण जो रोग होते हैं उनका संपूर्ण इलाज संभव है, क्योंकि इस पर एंटीबायोटिक दवाओं का पूरा असर होता है।
तो टीबी के रोग में क्या है दोस्तों कि टीबी का भी यानी टीबी के इलाज का भी संपूर्ण उपचार वर्तमान में उपलब्ध है और सरकारी अस्पताल में तो फ्री में उपलब्ध है। लेकिन फिर भी हर साल 10 लाख लोग टीबी के बीमारी से क्यों मरते हैं, इसका कारण को समझिए। सबसे पहले जब फेफड़ा को प्रभावित कर देते हैं और 3 महीने के बाद तेज खांसी और तेज बुखार आता है, धीरे धीरे शरीर का वजन घटने लगता है, तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उसका चेकअप करता है, क्या हुआ जी, तो ऐसे ऐसे ये सब हुआ। अच्छा, तुमको टीबी हो गया। सबसे पहले तो रोगी उसको वैल्यूएशन देगा, टीबी कैसे हो गया सर, हल्का बुखार है, टीबी हो जाएगा। तो पहले रोगी जो है डॉक्टर को शक के निगाह से देख लेगा, टीबी कैसे हो जाएगा, इतना खाते पीते हैं टीबी हो जाएगा। और टीबी हो गया उसको। अब डॉक्टर क्या कहा कि आपको टीबी हो गया है, फिलहाल हम दवाई लिख रहे हैं, कितने दिन का, 21 दिन का दवाई लिख रहे हैं। उसके बाद हम आपसे मिलिए, हमसे 21 दिन का दवाई लिख दिया। अब 21 दिन तक जैसे वो दवा एंटीबायोटिक, जैसे वो 21 दिन तक लगातार एंटीबायोटिक का सेवन करता है तो फेफड़े में जो ये बैक्टीरिया रहते हैं ये निष्क्रिय पड़ने लगते हैं। धीरे 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 इसका जो प्रभाव है फेफड़ा में, जो टीबी के बैक्टीरिया है वो जो शरीर पर प्रभाव छोड़ते हैं, उसमें क्या आने लगती है, कमी होने लगती है और शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। और 21 दिन लगातार एंटीबायोटिक दवाई खाने से वो पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करने लगता है और सोच लेता है डॉक्टर पागल है, या सोच लेगा कि डॉक्टर को नॉलेज का कमी है। ठीक हो गए हैं कैसे दिन में, डॉक्टर कह रहा था फिर मिलिए, काहे मिलेंगे हम जी, ठीक हो गए। अभी वो ठीक नहीं हुआ है, बैक्टीरिया को फैलाने वाला टीबी को फैलाने वाला बैक्टीरिया अभी भी फेफड़ा में है, क्योंकि वो 3 महीनों तक अपनी पर्याप्त संख्या बढ़ाया जो 21 दिन में खत्म नहीं होगा। एंटीबायोटिक दवाओं के लगातार सेवन से वह बैक्टीरिया निष्क्रिय पड़ा है फेफड़ा में, लेकिन है। जैसे ही 21 दिन के बाद एंटीबायोटिक बंद करता है और फिर डॉक्टर के पास नहीं जाता है, बैक्टीरिया फिर खड़ा होने लगता है। इस बार जो बैक्टीरिया उठता है तो वे दवाएं का प्रतिरोधी क्षमता लेकर उठता है। इस बार बैक्टीरिया पूरे तैयारी के साथ कि तुम दवाई ने खाया था जी, तुमको हम दिखा देंगे इस बार। यानी दूसरी बार जो बैक्टीरिया पनपता है वह एंटीबायोटिक के प्रतिरोधी क्षमता लेकर उठता है। अब फिर जो है वो 1 महीना 2 महीना या 3 महीना के बाद उसी स्थिति में पहुंच जाता है। अब फिर दौड़कर डॉक्टर साहब फिर वही हो गया, तुमको बोले थे ना 21 दिन के बाद होने के लिए, कहाँ गया था, तो सर ठीक हो गए थे, इसीलिए सोचे काहे जाएंगे, ठीक नहीं हुआ था, असर कम हुआ था। अब वो शुरू में फिर डॉक्टर के पास जाता तो उसे कितना महीना दवाई खाना पड़ता, लगातार 6 महीनों। लेकिन वो 1 महीना खाकर छोड़ दिया, जिससे बैक्टीरिया जब फिर से पनपा तो वो एंटीबायोटिक की प्रतिरोधी क्षमता लेकर पनपा। अब जो वो दवाई खाएगा कम से कम कितना दिन खाना पड़ेगा, 1 साल लगातार खाना पड़ेगा उसे एंटीबायोटिक दवा, तब जाकर सारा फेफड़ा का बैक्टीरिया मरेगा। जो पहले 6 महीना दवाई खाने के बाद ठीक होता है, अब उसका ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, 1 साल। ये घट सकता है बढ़ सकता है, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है, एक अंदाजा आपको बता रहे हैं। अब 1 साल तक उसे लगातार दवाई का सेवन करना पड़ेगा, तब वो टीबी से पूरी तरह से मुक्त होंगे। यहीं पर आदमी धोखा खा जाता है। 4 महीना दवाई खाया, अब बीच में चला गया, मतलब कहीं चला गया, मौसी के यहाँ चला गया, वहां कुछ था, 1 महीना वहां दवाई खेवे ने किया। तो ये सब टीबी के रोग से जो रोगी मरते हैं उसका मेन कारण यही है, दवाई को बीच में ही क्या कर देना, छोड़ देना। और दवाई को जब हम छोड़ते हैं ना तो वो बैक्टीरिया को मौका मिल जाता है तैयारी करने का और एंटीबायोटिक का प्रतिरोधक क्षमता लेकर तैयारी करने का। अब फिर 1 साल बीच में वो लगातार नहीं किया सेवन, तो फिर बीच में छोड़ दिया, तो फिर बैक्टीरिया और पनपेगा। अब फिर वो गया डॉक्टर, फिर उसका डोज बढ़ जाएगा। अब कितने साल, 3 साल लगातार उसको दवाई का सेवन करना पड़ेगा, फिर अगर छोड़ेगा तो।
कहीं टीबी 55 साल बाद हुआ है तो अब भर जिंदगी दवाई खाते रहिए टीबी से बचने के लिए। अब ये दवाई महंगा नहीं होता है, 5-7 रुपए की दवाई होती है बस। और सरकारी अस्पताल में टीबी का दवाई एकदम जरूरी, एकदम अनिवार्य रूप से उपलब्ध ही रहता है। कोई दवाई उपलब्ध रहे क्या न रहे, सरकारी अस्पताल में टीबी के संबंधित दवाई उपलब्ध करने का पूरी तरह से निर्देश रहता है। तो ऐसा नहीं कि दवाई बड़ी महंगा है, लोग बीच में लगातार खाएगा तो पैसा कौन सा, बिल्कुल सस्ता दवाई है। एंटीबायोटिक दवाई महंगे होते ही नहीं है, बिल्कुल सस्ती दवाई है। लेकिन लोग जो है बीच में ही दवाई को छोड़कर दवाई का जो पूरा कोर्स नहीं करते हैं, इसीलिए वो टीबी से पीड़ित होते रहते हैं और अंत में उसका असर मस्तिष्क तक होने लगता है और अंततः टीबी से व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार फिर से समझिए, टीबी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है और भारत में सबसे ज्यादा रोग जो लोगों को होता है वह कौन है? भारत में सबसे ज्यादा जिस रोग से लोग मरते हैं वो कौन है? टीबी। टीबी जो फैलते हैं उसको फैलाने में मुख्य योगदान किसका है? रोगी का। टीबी के जो रोगी होते हैं वो छींकते रहते हैं और उनके छींक के साथ टीबी के बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहाँ आते हैं और वायु के द्वारा ये स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़े में प्रवेश करते हैं और किस अंग को ग्रसित करते हैं? फेफड़े में। लेकिन टीबी का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस फेफड़े में पहुंचकर 3 महीने तक केवल अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। 3 महीने तक कोई विशेष लक्षण ये शरीर में उत्पन्न होने नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी एक लक्षण के द्वारा टीबी को जाना जा सकता है कि 3 महीने तक लगातार हल्की खांसी और रात में लगातार हल्का बुखार टीबी के सबसे प्रमुख लक्षण में एक है। हम इन लक्षणों के द्वारा टीबी की पहचान कर सकते हैं। अगर 3 महीना हो गया तब तो ये पूरी तरह से बैक्टीरिया अपनी संख्या को बढ़ाकर ढेर सारे लक्षण उत्पन्न कर देते हैं। जैसे जो खांसी धीमी हो रही थी अब तेज हो जाएगा, जो बुखार रात में हल्की थी अब तेज हो जाएगा, वजन तेजी से घटने लगेगा, शरीर उजला पड़ने लगेगा, थकावट जल्दी आने लगेगी। ये टीबी के सामान्य लक्षण है। लेकिन इसका सफल और सस्ता इलाज उपलब्ध है क्योंकि इस पर एंटीबायोटिक दवाओं का पूरा असर होगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इस रोग का पूरी तरह से निदान करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल लंबे समय तक लगातार करना पड़ता है। कम से कम कितना? 6 महीना तक। अगर रोगी बीच में ही दवाई को छोड़ देता है तो टीबी के बैक्टीरिया फिर से शरीर में पनप जाता है और जब बैक्टीरिया फिर से शरीर में पनपता है तो एंटीबायोटिक का प्रतिरोधी क्षमता लेकर पनपता है और फिर उसे रोकना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो टीबी के सफलतम और सस्ता इलाज उपलब्ध होने के कारण भी सबसे ज्यादा लोग इसी बीमारी से मरते हैं। उसका एकमात्र कारण है दवाई का पूरा कोर्स नहीं करना, बीच में ही दवाई को छोड़ देना। समझ गए? क्लियर? तो टीबी किस सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं? बैक्टीरिया। और किस बैक्टीरिया के कारण? माइकोबैक्टीरियम। टीबी किसके माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से फैलता है। टीबी किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। टीबी का सफलतम उपचार होने के बाद भी अधिकांश लोग इस बीमारी से क्यों मरते हैं? भारत जैसे विकासशील देशों में दवाई का सेवन बीच में ही रोक देने से, दवाई का सेवन बीच में ही रोक देने से, इसमें एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन लंबे समय तक करना पड़ता। क्लियर हो गया? टीबी एक बार पढ़िए टीबी को, तब दूसरा बीमारी पर आते हैं। रजत कुमार वीडियो रुक रहा है दोस्तों, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं, पूरे भारत से लोग जुड़े हुए हैं इस क्लास में।
जिनका भी क्लास थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो वो नेटवर्क के प्रॉब्लम से ही हो सकता है। देखिए नेपाल से भी लोग जुड़े हुए, राजा कुमार नेपाल से, क्या बात है। अब देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है कि टीबी संक्रामक रोग है। यह प्रश्न उठने का सवाल ही नहीं चाहिए। जो भी रोग सूक्ष्मजीव के कारण होगा वो क्या होगा? संक्रामक होगा। ऐसे रोग जो पोषक तत्व के कमी या अधिकता से होते हैं, ऐसे रोग जो आनुवंशिक होते हैं, केवल वही संक्रामक नहीं होते। सूक्ष्मजीव कोई भी सूक्ष्मजीव हो, चाहे वायरवाइड हो, प्रियोन हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगी हो, कृमि हो, प्रोटोजोआ हो, कोई भी रोग अगर सूक्ष्मजीव के कारण हो रहा है तो वो संक्रामक होगा ही होगा। टीबी संक्रामक रोग है और इस चैप्टर में हम जितने रोग के बारे में पढ़ेंगे सब संक्रामक ही होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है सूक्ष्मजीव। अब सवाल है कि घर में किसी को टीबी हो गया, वो तो फैलाएगा टीबी को, तो इसीलिए तो कहता है कि छींकते समय मुंह पर रुमाल रखिए, जो भी थूक निकला है उसको रुमाल में कैद हो जाएगा और फिर उस रुमाल को फेंक दीजिए। तो टीबी के रोगी के लिए जरूरी है कि वो छींकते समय मुंह पर रुमाल लेकर छींके, ये जरूरी होता है। वे मास्क लगाकर चले, क्योंकि उसके हर छींक से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस फैलेगा कहाँ? वायु में, और वायु के द्वारा वे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करेगा। दोस्तों, तो जो टीबी के रोगी हैं उनसे आपको बचना है। तो टीबी के रोगी से हम दूर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप उससे दूर रहिएगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। छींकते समय मुंह पर रुमाल। अरे करे एक HIV रोग संक्रमित है, क्या करे? माय गॉड। अच्छा, कोई भी रोग है इलाज करेगा और क्या होगा, ठीक है। अगला रोग पर आते हैं, और दूसरा सबसे प्रमुख रोग है टाइफाइड। टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा, अल्लाह मत करिए, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला यह इतना प्रचलित रोग है कि लगभग हर व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी न कभी एक बार पीड़ित हो जाता है। एक क्वेश्चन और आ रहा है, ले लेते हैं कि टीबी से बचने के लिए कौन टीका? BCG का टीका। लेकिन आपको क्या बताया कि बैक्टीरिया के रोग पर टीके बहुत ज्यादा प्रभावी, तो BCG का टीका कोई ले भी लिया है तो 60% ही सुरक्षित है। वो वायरस वाला जो भी टीका है वो 99% तक सुरक्षित है। लेकिन BCG के टीका से टीबी का संपूर्ण बचाव हो सकता नहीं। किसी भी बैक्टीरियल डिजीज में टीकों के द्वारा संपूर्ण सुरक्षा संभव है। तो टीबी का जो टीका है BCG, आपको बचपन में लग भी गया तो जरूरी नहीं कि अब आपको टीबी नहीं होगा, बल्कि संभावना यह है कि 60% संभावना है कि आपको टीबी नहीं होगा। तो BCG का टीका टीबी से संपूर्ण सुरक्षा मुहैया नहीं कराता है। कोई भी बैक्टीरियल डिजीज में टीका संपूर्ण सुरक्षा मुहैया नहीं कराता है, जिस तरह वायरस कराता है, वायरस का टीका कराता है। टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होने वाला सबसे प्रमुख रोगों में एक, जिससे लगभग भारत के प्रत्येक व्यक्ति कभी ना कभी प्रभावित हो ही जाते हैं। ये टाइफाइड रोग कैसे होते हैं? टाइफाइड रोग होने का मेन कारण है गंदे जल तथा भोजन का सेवन या बिना धोए फल तथा सब्जी का
सेवन। ये दो स्थितियां हैं जब शरीर में टाइफाइड होने की पूरी संभावना है। पहला कि आप गंदे जल या गंदे भोजन का सेवन कर रहे हैं। दूसरा, फल और सब्जी को बिना धोए आप खा रहे हैं, तो प्रबल संभावना है कि क्या होगा, टाइफाइड होगा। लेकिन ये वयस्कों को कम प्रभावित करते हैं, बच्चों को ज्यादा करते हैं। टाइफाइड रोग जो है वयस्कों में कम होता है, अब बच्चों में ज्यादा होता है। वयस्कों में बहुत ज्यादा यह रोग नहीं होता है। 70 से 80% टाइफाइड केवल बच्चों में ही होता है। जो 18 साल से कम का है उसमें ज्यादा होता है यह रोग। तो यह जो बैक्टीरिया है टाइफाइड का बैक्टीरिया, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड के बैक्टीरिया का क्या नाम है, साल्मोनेला टाइफी। और ये हमारे शरीर में प्रवेश करेगा किसके द्वारा, गंदे जल या भोजन के द्वारा, या जब हम बिना धोए फल और सब्जी खा रहे हैं। अब इन सब के माध्यम से अगर साल्मोनेला टाइफी हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो निश्चित तौर पर यह कहां प्रवेश करेगा, आंत में प्रवेश करेगा। क्योंकि पानी भोजन के द्वारा अगर सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये पाचन तंत्र में करते हैं प्रवेश। और पाचन तंत्र का अंतिम हिस्सा कौन है, आंत, बड़ी आंत अंतिम हिस्सा है। तो टाइफाइड का बैक्टीरिया कहां पहुंच गया है, आंत में कहां पहुंच गया है। और आप जानते हैं कि आंत में छोटी आंत एक ऐसा आंत है जहां पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो जब छोटी आंत में पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर ब्लड में जाता है तो यह बैक्टीरिया उस पचे हुए भोजन के साथ कहां चला जाता है, और ब्लड में पहुंचकर असर दिखाना चालू करेगा। और टाइफाइड का सबसे मेन लक्षण है तेज बुखार, जो 3 सप्ताह तक ठीक नहीं होता। 3 सप्ताह यानी 21 दिन तक बुखार इसका ठीक ही नहीं होगा। टाइफाइड का बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी पचे हुए भोजन के साथ जब ब्लड में प्रवेश करते हैं तब जाकर वे शरीर पर अपने लक्षण को प्रकट होने देते हैं। और टाइफाइड का सबसे बड़ा लक्षण तेज बुखार, तेज बुखार। और तेज बुखार लगातार 3 सप्ताह तक बना रहता है। लगातार 3 सप्ताह तक, 3 सप्ताह के तक इलाज हो गया तो बुखार उतर जाएगा, इलाज नहीं हो गया तो रोगी मर जाएगा। 3 सप्ताह यानी 21 दिन तक उसका आप इलाज करा रहे हैं तो वो 21 दिन बाद ठीक हो जाएगा, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और इलाज नहीं करा रहे हैं तो 21 दिन के बाद वो मर जाएगा, तय है। लेकिन इसका इलाज इतना आसान है कि अब तो झोला छाप डॉक्टर भी सुई मार कर टाइफाइड क्लियर। क्या जी, हमें विशेष डॉक्टर के पास भी कभी कभी जाना नहीं पड़ता है। हमारे जो लोकल मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वही इसका इलाज कर देते हैं। 1-2 सुई है जो काफ़ी प्रचलित है कि टाइफाइड में ये सुई लीजिए, खेल ख़त्म कीजिए। वही सुई को लेने से ये टाइफाइड ठीक हो जाते हैं। तो टाइफाइड का सबसे बड़ा लक्षण है तेज बुखार, जो कितने समय तक बना होता है, 3 सप्ताह तक। इलाज कराइए तो 3 सप्ताह बाद ठीक है, इलाज नहीं करे 3 सप्ताह के बाद मृत्यु हो जाती। अब टाइफाइड हो खत्म हो जाने के बाद मान लीजिए अब लगातार दवाई का सेवन कर रहे हैं, लगातार एंटीबायोटिक दवाओं की सुई ले रहे हैं तो 3 सप्ताह बाद ठीक हो जाइएगा। लेकिन टाइफाइड ठीक हो जाने के बाद भी लंबे समय तक आराम करने की जरूरत होती है। कोई भी कठिन शारीरिक परिश्रम करने की मनाही होती है। अगर टाइफाइड के तुरंत बाद आप कोई कठोर शारीरिक परिश्रम करने लगेंगे तो शरीर एक बार फिर टाइफाइड से ग्रसित हो जाएगा और उस स्थिति में टाइफाइड खतरनाक हो सकता है।
इसीलिए टाइफाइड रोग से निजात पाने के बाद भी 1 या 2 हफ्तों तक बिल्कुल आराम करने की नसीहत डॉक्टर देते हैं, जो कि बहुत जरूरी है टाइफाइड से शरीर को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए। क्लियर हो गया? बात समझ गए? टाइफाइड रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होते हैं? बैक्टीरिया के कारण होते हैं। और किस बैक्टीरिया के कारण? साल्मोनेला टाइफी के कारण। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया किसके द्वारा मानव शरीर में प्रवेश करते हैं? क्लियर हो गया? ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? आंत को प्रभावित करते हैं। टाइफाइड का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? तेज बुखार। टाइफाइड का बुखार कितने समय तक बना रहता है? 3 हफ्ते तक बना रहता है। और टाइफाइड का भी टीका अवेलेबल है, जिसका नाम है टैब। जिसका नाम है टैब, टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल, टाइफाइड एंटी, ये टीका भी है। और यह टीका जो है वयस्क भी लगा सकता है, बच्चे भी लगा सकते हैं। एक बार टीका लगाने से हम 3 साल तक टाइफाइड से क्या रह सकते हैं? सुरक्षित रह सकते हैं। टीबी का जो टीका था बीसीजी, टीबी का जो टीका था बीसीजी, वो केवल नवजातों को लगता है, वयस्कों को नहीं। लेकिन टाइफाइड का जो टीका है टैब, यानी टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल, ये बच्चों को भी लग सकते हैं और वयस्कों को भी लग सकते हैं। लेकिन एक बार टैब की सुई लगाने पर आपका शरीर कितने साल तक टाइफाइड से सुरक्षित रहेगा? क्लियर हो गया? बात समझ गए? दूसरा है निमोनिया। निमोनिया में पी साइलेंट रहता है। निमोनिया में पी साइलेंट रहता है। निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होने वाला बीमारी है। और इस रोग से भी ज्यादातर बच्चे प्रभावित होते हैं। कौन प्रभावित होते हैं? बच्चे। सबसे ज्यादा निमोनिया से प्रभावित होते हैं बच्चे। और यह किस बैक्टीरिया के कारण होता है? 2 प्रकार के बैक्टीरिया है जिसके कारण निमोनिया हो सकता है। एक का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और दूसरा का नाम है होमो इन्फ्लुएंजी। होमोफिल्स इन्फ्लुएंजी। अब यहां पर नाम थोड़ा देखिएगा कि इन्फ्लुएंजी लगा हुआ है। इस बैक्टीरिया के नाम में क्या लगा हुआ है? इन्फ्लुएंजी। और आप जानते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाला रोग है। तो आपके दिमाग में पहली बार जाएगा, अच्छा ये वायरस है और इन्फ्लुएंजा फैलाने वाला वायरस है। तो सचेत हो जाइए, यह बैक्टीरिया है। होमोफिल्स इन्फ्लुएंजी क्या है? बैक्टीरिया। तो 2 प्रकार के बैक्टीरिया है जो निमोनिया फैला सकता है। एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो सबसे प्रधान बैक्टीरिया है, मुख्य कारक बैक्टीरिया है। लेकिन एक दूसरा भी बैक्टीरिया है जो निमोनिया का कारण बन सकता है। वो कौन है? होमोफिल्स इन्फ्लुएंजी। वो कौन है दोस्तों? होमोफिल्स इन्फ्लुएंजी। अब यह बैक्टीरिया कैसे प्रवेश करता है मानव के शरीर में? तो इसको भी फैलाने में किसका योगदान है? रोगी का। यानी निमोनिया जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, वह किसी न किसी रोगी के द्वारा, सबसे पहले किसी कारणों से, वातावरण से कोई बैक्टीरिया प्रवेश किया शरीर में। सर्वप्रथम क्या हुआ? तो सर्वप्रथम कोई ना कोई बैक्टीरिया वातावरण में है और किसी न किसी माध्यम से शरीर में प्रवेश कर निमोनिया को फैला दिया। अब जिसको निमोनिया हुआ है वह रोगी ही निमोनिया को दूसरे शरीर में क्या करेगा? फैलाएगा। तो जब हम निमोनिया के रोगी का
कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, बर्तन इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो संभावना है कि निमोनिया का बैक्टीरिया स्वस्थ शरीर में क्या हो जाए, प्रवेश कर जाए। स्वस्थ शरीर में क्या हो जाए, प्रवेश। तो एक स्वस्थ शरीर में निमोनिया का बैक्टीरिया रोगी के कपड़े का इस्तेमाल करने से, या रोगी के बर्तन का इस्तेमाल करने से, या रोगी के कीबोर्ड का इस्तेमाल करने से, या रोगी से जुड़े किसी भी सामान का इस्तेमाल करने से स्वस्थ व्यक्ति में इसका प्रवेश होता है। और यह बैक्टीरिया स्वस्थ शरीर में प्रवेश कर सीधा अटैक मारता है, कहां पर, फेफड़ा पर। फेफड़े में दोस्तों, मानव के फेफड़े का अंतिम हिस्सा जो है वो क्या है, वायुकोश। अंतिम हिस्सा क्या है, वायुकोश। मानव के फेफड़े का अंतिम हिस्सा क्या है, वायुकोश। और वायुकोश फेफड़ा का वो जगह है जहां ब्लड ऑक्सीजन को लोड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। वायुकोश फेफड़ा का वो जगह है जहां ब्लड पूरे शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड लाकर छोड़ देता है और सांस के द्वारा आए हवा का ऑक्सीजन फिर ग्रहण करके पूरे शरीर में पहुंचाता है। और वायुकोश में ब्लड का गैस आदान प्रदान आसानी से हो सके, इसके लिए इस वायुकोश में क्या भरे रहते हैं, क्या भरे रहते हैं, तरल पदार्थ भरे रहते हैं। वायुकोश में ब्लड के गैसों का आदान प्रदान तेजी से हो सके, सुविधा पूर्वक हो सके, इसके लिए इस वायुकोश में क्या भरे रहते हैं, तरल पदार्थ भरे रहते हैं, तरल पदार्थ। और इस निमोनिया के रोग में वायुकोश के तरल पदार्थ सूख जाते हैं। निमोनिया में फेफड़े के वायुकोश का तरल पदार्थ क्या होते हैं, सूख जाते हैं, सूख जाते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, फलस्वरूप सांस लेने में दिक्कत। फलस्वरूप क्या होता है दोस्तों, सांस लेने में क्या होने लगती है, दिक्कत होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और रोगी तेजी तेजी सांस लेता है, तेजी 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 इसलिए सांस ले। अब उसके शरीर को जितना ऑक्सीजन चाहिए ना, ब्लड उतना ऑक्सीजन यहां ग्रहण नहीं कर पाता, इसलिए एक सांस का हवा वाला ऑक्सीजन पूरी तरह से ब्लड उसको ले नहीं पाता है, क्योंकि वहां जो तरल पदार्थ है जो इस कार्य में सहायता करता था वो क्या हो चुका है, सूख चुका है। तो व्यक्ति तेजी तेजी सांस लेता है कि वे ज्यादा से ज्यादा हवा को अंदर करे ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन वायु कोश में पहुंचे और ब्लड ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को उठाकर बॉडी में सप्लाई कर सके। तो निमोनिया के रोगी को सांस लेने की दिक्कत होने लगती है, शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बाधित हो जाता है और सबसे मेन लक्षण है बुखार और तेजी से सांस लेते रहना। निमोनिया का रोगी जहां रहेगा तेजी से सांस ले रहा होगा। आप समान रूप से सांस लेते हैं, पता भी नहीं चलता है कि सांस लिए। आपको जानते हैं 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं हम लोग। अभी हम बोल रहे हैं तो ज्यादा तेजी से लेते होंगे, आप लोग बैठे हुए सांस से तो थोड़ा धीमी गति से लेते होंगे। लेकिन निमोनिया का रोगी इतना तेजी सांस लेता है कि आपको पता चलेगा कहाँ इतना खींच रहा है सांस जी, क्या दिक्कत है, निमोनिया हो गया। और निमोनिया रोग की तीव्रता जब शरीर में बढ़ती है तो त्वचा में नीलापन आ जाता है, नाखून नीले हो जाते हैं। जब निमोनिया के रोगी का नाखून नीला पड़ जाए समझ जाइएगा बचना क्या है, मुश्किल है, बचना मुश्किल है। समझ गए, कोई दिक्कत? आइए एक बार देख लेते हैं। निमोनिया जिसके नाम में पी साइलेंट रहता है, ये 2 प्रकार के बैक्टीरिया से होता है दोस्तों। जो सबसे प्रमुख बैक्टीरिया वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, लेकिन एक और बैक्टीरिया है होमोफिल्स इन्फ्लुएंजी, जिसके कारण क्या होता है, और यह निमोनिया वयस्कों में कम, बच्चों में ज्यादा होता है। टाइफाइड भी वयस्कों में कम, बच्चों में ज्यादा होता है। निमोनिया जो फैलते हैं वो किसके माध्यम से फैलते हैं, रोगी के माध्यम से फैलते हैं। और इसमें कौन से अंग खराब होते हैं, फेफड़ा। फेफड़ा में निमोनिया में फेफड़ा में क्या हो जाता है, फेफड़ा के जो तरल पदार्थ होते हैं, फेफड़े के वायु कोश में जो तरल पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं,
सूख जाते हैं, फलस्वरूप वायु कोश में शरीर का रक्त पर्याप्त ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाता है और शरीर को ठीक तरह से ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पाता है और रोगी को जो है तेजी तेजी से सांस लेता है। तेजी तेजी से सांस लेना और बुखार निमोनिया का मेन लक्षण है। अगर इसकी तीव्रता बढ़ती है त्वचा पीले पड़ने लगते हैं, नीले पड़ने लगते हैं और नाखून भी नीले पड़ने लगते हैं। एनी प्रॉब्लम? एक बार निमोनिया पढ़िए तब अगला रोग क्या है? विक्रम कुमार सीतामढ़ी, रितेश आर्यन, बीसीजी के टीका का खोज किसने किया? किसने किया? लुई पास्चर। बीसीजी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है बेसिलस ग्वेरिन कैलमेटी लिखा हुआ है। तो बेसिलस के बाद जो दो है वो वैज्ञानिक का ही नाम है, ठीक है। तो बीसीजी का टीका जिन्होंने खोजा उसी के नाम पर टीका का नाम है, बेसिलस ग्वेरिन कैलमेटी। तो ग्वेरिन कैलमेटी ही बीसीजी के टीका का खोज किए थे। अब एक सवाल है कि टीबी के दवाई का पूरा कोर्स कर लेने के बाद टीबी ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक होगा तो डॉक्टर ये बात आपको बता देगा। क्या हुआ? हंस का है रहे जी। अगला रोग है कोलेरा। कोलेरा, हैजा। आजादी से पहले इस रोग का इतना हैतोबा मचा हुआ था कि एक बार गांव में किसी को हो गया तो वही चेचक वाला बात बताए थे कि आजादी से पहले 1947 से पहले के भारत में जब गांव में एक व्यक्ति को चेचक हो जाता था ना, उसको बांस से लटका के बाहर फेंक आता था गांव का लोग। हंसिए नहीं, अपने इतिहास को समझकर थोड़ा मार्मिक बनिए। देश अचानक इतना आगे नहीं बढ़ गया है कि आप पुराने दिनों को याद कर कर हंसिएगा दोस्तों, ठीक है ना। देश को बनाने में देश के लोगों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, बहुत बड़े अपने इच्छाओं का त्याग किया है, तब आज देश बना है दोस्तों, और तब हम इस देश में आज पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आपको जब भी बात बताएं तो इसको देखकर थोड़ा गंभीर होइए। आप सोचिए कि आज जिस भारत में हम हैं वो भारत बहुत मुश्किल से बना है दोस्तों। तो आजादी के पहले जिस तरह चेचक हो जाने के बाद गांव के गांव बर्बाद हो जाते थे, वही स्थिति कौन क्या था? हैजा। गांव में एक व्यक्ति को हैजा होता था, धीरे धीरे फैलता और धीरे धीरे पूरा गांव समाप्त। लेकिन आज आप शायद ही सुनते होंगे कि कहीं पर हैजा हो गया है। अब इसका प्रकोप बिल्कुल भी खत्म है। तो हैजा कैसा रोग है? हैजा जल संक्रामक रोग। कैसा रोग है? जल संक्रामक रोग। यानी कि गंदे जल के पीने से तो टाइफाइड तो होता ही होता है, आप समझ गए थे। गंदे जल को पीने से टाइफाइड भी होते हैं, लेकिन गंदे जल के लगातार सेवन से जिस रोग की होने की सबसे बड़ी संभावना है, जिस रोग की होने की सबसे बड़ी संभावना है वो कौन है? हैजा है दोस्तों। क्या है? हैजा है। बहुत ज्यादा जल संक्रामक रोग है। टीबी जो है वायु के द्वारा फैला, टाइफाइड गंदे जल और भोजन के द्वारा फैला, निमोनिया रोगी के मोबाइल, कीबोर्ड, बर्तन, कपड़ा यूज करने से फैला। लेकिन यह हैजा किसके द्वारा फैलेगा?
जल संक्रामक रोग है। जल के द्वारा, गंदे जल के द्वारा जिस रोगों की होने की संभावना सबसे ज्यादा, वो कौन है? हैजा है दोस्त। और अगर यह जल संक्रामक है तो हैजा का जो बैक्टीरिया है जिसका नाम है वाइब्रियो कोलेरी, ये सीधा पहुंचेगा कहां? आंत में, और आंत को क्षतिग्रस्त कर देता है। आंत को क्या कर देता है? क्षतिग्रस्त कर देता है। और इसका सबसे बड़ा बार बार उल्टी तथा दस्त, बार बार उल्टी तथा दस्त प्रधान लक्षण है किसका? हैजा का। बाथरूम से निकले और पुनः बाथरूम में गए, ये वाली स्थिति हो जाती है किसमें? हैजा में दोस्तों। बाथरूम से निकलकर घर में चप्पल खोलकर घुस ही रहे थे कि फिर चप्पल पहनकर सीधे बाथरूम चले गए। ऐसी स्थितियां पैदा होती है किसमें? हैजा में। बार बार उल्टी तथा दस्त हैजा के प्रमुख लक्षण है। और बार बार उल्टियां तथा दस्त होने से, बार बार उल्टियां तथा दस्त होने से शरीर में जल की कमी हो जाती है। और जब शरीर में जल की कमी हो जाती है तो जल की कमी शरीर सेकेंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और रोगी के शरीर में जल के कमी होने से रोगी की तुरंत मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमारा शरीर ब्लड के कमी को झेल सकता है, लेकिन जल के कमी को, अगर सेकेंड के 1000वें हिस्से में भी जल की कमी शरीर में हो जाए तो हमारा शरीर तुरंत मृत हो जाएगा। इसका कारण भी जान लीजिए कि शरीर के अंदर जितने भी जैविक क्रियाएं होती है शरीर को जिंदा रखने के लिए, चाहे शरीर के भीतर पाचन का कार्य हो, चाहे शरीर के भीतर श्वसन का कार्य हो, शरीर के भीतर उत्सर्जन का कार्य हो, या शरीर के भीतर जनन का कार्य हो, हर कार्य करने के लिए जल की आवश्यकता है। हर रिएक्शन शरीर के भीतर जलीय माध्यम में ही होते हैं। और जब शरीर में जल की अचानक कमी होती है तो एक साथ पाचन रुक जाता है, श्वसन रुक जाता है, उत्सर्जन रुक जाता है, और इतने चीज रुकने के बाद शरीर जिंदा बना रहेगा जी? मर जाता। जल के कमी शरीर बर्दाश्त नहीं करता और जल की कमी हो जाती है बार बार उल्टियां और दस्त से, और लोग मर जाते हैं हैजा से। लेकिन डरने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जल चढ़ाने वाले गांव में ही मौजूद हैं। किया अब तो आदमी खुद समझ लेता है, अरे 3-4 बार दस्त हो गया है, थोड़ा फोन करो उसको, 1 बोतल पानी चढ़वा लेते हैं, है कि नहीं है? अब गांव गांव में पानी चढ़वाने की सुविधा है तो निश्चित तौर पर हैजा से मृत्यु ना के बराबर ही होते हैं। गांव में जो है दवाई या मेडिकल प्रैक्टिशनर कहिए, लोग तो उन्हें झोला छाप कहते हैं, लेकिन हम नहीं कहते हैं दोस्तों। हमको बड़ी गड़बड़ लगता है, क्योंकि गांव के मेडिकल आधार को वही लोग बनाए हुए हैं, ठीक है ना? नहीं तो आज इलाज इतना महंगा है, इतना महंगा है कि हर आम आदमी कहता है कि डॉक्टर लूट रहा है। वास्तव में डॉक्टर लूटते नहीं है, इलाज ही महंगा है जिसको भारत के नागरिक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन उस स्थिति में हमारे गांव के जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जिसको सरकार झोला छाप डॉक्टर कहती है, तुरंत पानी चढ़ा देगा और हैजा पर ब्रेक लगा देगा। क्लियर? अब बाद में डॉक्टर के पास जाइए, आराम से जो है डॉक्टर हल्का फल्का दवाई देगा, कुछ एंटीबायोटिक देंगे, तुरंत हम हैजा से ठीक हो जाएंगे। अब हैजा से शायद ही आप किसी को पीड़ित देखे होंगे, शायद ही। कारण गंदे नहीं, हमारी खांसी का और कारण, ये बड़ी गलत काम करते हैं। खाना खा के डायरेक्ट क्लास में घुस जाते हैं। खाना खा के डायरेक्ट बोलने में जो है कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं, लगता है कि अब क्या होगा स्थिति, ठीक है? तो अब से क्लास से पहले 2 घंटा पहले ही खाना खा लेंगे हम। तो अब लगभग लोगों के पास स्वच्छ जल पीने के लिए उपलब्ध है। हालांकि आज भी सरकार स्वच्छ जल की पूरी तरह से उपलब्धता नागरिकों को करवा नहीं पा रहे हैं। आज भी कई
अनुसूचित जाति एवं जनजाति से जुड़े या कमजोर वर्ग के लोगों से जुड़े इलाका है जहां स्वच्छ जल तो छोड़िए जल का भी ठीक से पहुंच नहीं है। सरकार को प्राथमिकता के स्तर पर यहां पर जल पहुंचाने की आज भी आवश्यकता है, घोर अभाव है। तो जहां गंदा जल होगा वहीं पर किसका प्रकोप होगा? हैजा का प्रकोप होगा। क्लियर हो गया? तो हैजा किस सूक्ष्म जीव के कारण? बैक्टीरिया के कारण। किस बैक्टीरिया के कारण? वाइब्रियो कोलेरी के कारण। कौन से अंग प्रभावित होते हैं? सबसे बड़ा लक्षण। और हैजा किसके द्वारा फैलते हैं? सबसे बड़ा जल संक्रामक रोग। सबसे बड़ा जल संक्रामक रोग हैजा। क्लियर? अगला रोग एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो स्थितियां रेबीज की थी, रेबीज पढ़े थे ना, वो वायरस के कारण हो रहा था। लेकिन रेबीज का जो वायरस था वो डायरेक्ट मानव के शरीर में प्रवेश नहीं कर रहा था। सेम टू सेम वही स्थिति है किस रोग में? एंथ्रेक्स रोग में। एंथ्रेक्स जिस बैक्टीरिया के कारण होता है वो उसका नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस। अब इसके नाम में क्या लगा हुआ है? बेसिलस। नाम में बेसिलस लगे होने के कारण आप क्या अंदाजा लगाए होंगे कि इस बैक्टीरिया की आकृति क्षार के समान होगी। तो एंथ्रेक्स बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है। और यह बैक्टीरिया सबसे पहले पर्यावरण से निकलकर प्रवेश करते हैं पालतू जानवर में। किसमें प्रवेश करते हैं? पालतू जानवर में, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, इन सब में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया पर्यावरण से किन्हीं भी माध्यमों के द्वारा किसके शरीर में प्रवेश करते हैं? पालतू जानवर में प्रवेश करते हैं। और सबसे पहले एंथ्रेक्स को फैलाता है किसमें? पालतू जानवर है। एंथ्रेक्स रोग में त्वचा भी खराब हो जाते हैं और पाचन तंत्र से संबंधित अंग भी क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। यानी एक साथ ये पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और त्वचा को प्रभावित करता है। कौन? एंथ्रेक्स। तो जब एक बार पालतू जानवर में यह बैक्टीरिया किसी न किसी माध्यम से प्रवेश कर एंथ्रेक्स फैला देता है तो भाई जानवर है पालतू, उसका तो सेवा करेगा ही नहीं उसका मालिक। उसके बाद यह किस में आ जाता है? मानव में आ जाता है और मानव को भी फैला देता है। लेकिन यह रोग आप दुर्लभ हो गया है। अब शायद ही अपने जीवन में सुने होंगे कि किसी को एंथ्रेक्स हो गया। तो यह रोग अब लगभग निदान की स्थिति में, पूरी तरह से जड़ से खत्म होने की स्थिति में है। इस रोग के टीके भी बने हुए हैं और एंटीबायोटिक का तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। वो पहले ही हम बता दिए आपको कि जितने भी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला है। पारेगा जी तू आगो में बैठकर नोटंकी करेगी। अभी पढ़ा नहीं, किताब समेट रहा है। अब मेरा भी मूड हो जाता है छुट्टी वाला, हम देखते समझ रहा है, सब हो गया। ठीक है, तो हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ, इसका एंटीबायोटिक दवाओं का तो असर होगा ही होगा, लेकिन इसके टीके भी बने हुए हैं, लेकिन इसके टीके दिए नहीं जाते हैं क्योंकि इसके टीके के बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। एंथ्रेक्स के टीके केवल उन्हीं को दिए जाते हैं जो इस रोग से जुड़कर रिसर्च कर रहे होते हैं, वही एंथ्रेक्स का टीका लेते हैं। नहीं तो एंथ्रेक्स के टीके आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होता है। और नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीमारी ही अब दुर्लभतम की स्थिति में चला गया है। आपको हम बताए थे कि कभी सुने किसी को एंथ्रेक्स हो गया है? नहीं हुआ है, तो
खत्म होने के कगार पर है। लेकिन इसके जो टीके हैं वो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट वाले होते हैं। इसलिए जो बीमारी पर रिसर्च कर रहे हैं, कोई नए खोज कर रहे हैं, तो वही व्यक्ति टीका लेकर रिसर्च करते हैं कि ताकि वो एंथ्रेक्स से बचे रहे। तो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले जंतु की जो प्रमुख बीमारी थी उसमें सबसे बड़ा टीबी। टीबी के बाद दूसरा सबसे बड़ा टाइफाइड, तीसरा सबसे बड़ा हैजा, हाँ तीसरा सबसे बड़ा निमोनिया, चौथा सबसे बड़ा। जिस तरह से रोगों का प्रकोप है उसी तरह सीरियली रोग है। यानी भारत में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं टीबी से, दूसरा नंबर है टाइफाइड का, तीसरा नंबर है निमोनिया का, चौथा नंबर है हैजा का, पांचवा नंबर है एंथ्रेक्स का। लेकिन बैक्टीरिया के कारण और भी कुछ रोग होते हैं, जैसे डिप्थीरिया होते हैं, काली खांसी होते हैं, प्लेग होते हैं, कोढ़ होते हैं। ये सब भी रोग बैक्टीरिया के कारण होते हैं। लेकिन इन सब रोगों को उतने विस्तार में जाकर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी बात दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको तो पता ही है कि अंत में क्वेश्चन रटना है, जो रटेगा पूरा वो कंफर्म करेगा सीट, और जो एक भी क्वेश्चन छोड़ेगा उसका नाम मेरिट लिस्ट से गिरेगा। ये तय है दोस्तों। तो हम बैक्टीरिया क्लियर कर लिया है। गजब स्थिति है। अभी क्लास मेरा समाप्त नहीं हुआ है। गजब, आप लोग सीनियर है, अब व्यवहार कुछ लोग का बच्चों जैसा है। सही बता रहे हैं, सीनियर है, ग्रेजुएट है, जो आपके व्यवहार में झलकनी चाहिए कि नहीं। हर बना रहे हैं। बैक्टीरिया खत्म हो गया दोस्तों, बैक्टीरिया। लेकिन अब हम सूक्ष्म जीवों के एक नई दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं, और नई दुनिया में प्रवेश नए क्लास से करेंगे दोस्तों। ठीक है, मिलिए दोस्तों अगले क्लास में। और क्वेश्चन बना रहे हैं ना। अरे जगह बहुत है, काहे हड़बड़ा रहे। ठीक है, निकलने दीजिए। सभी ऑनलाइन वाले दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के क्लास में, जहां हम बैक्टीरिया से आगे जो अलग प्रकार के सूक्ष्मजीव है उन पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं दोस्तों कल के क्लास में। क्लास ऑफ कीजिए।